प्रश्न नंबर 1। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। इसमें है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसमें से हमने सबसे पहले उसको लगाना है जिसका घनत्व सबसे कम है, और वो है वायु। वायु से ज़्यादा घनत्व होता है चिमनी के धुएं का। उसके बाद घनत्व ज़्यादा है रुई का, फिर जल, शहद, चौक और लोहा। लोहे का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इसके 2 पार्ट हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है। तो हमारे पास जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं जो हम पहले कर चुके हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इनको। जैसे सबसे पहले हमारे पास है ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं हैं। तो इनके गुणों को इनके गुणों में क्या क्या अंतर हैं हमने वो करना है। तो चलते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हम इसके आकार की बात करते हैं कि जो 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इसके अगर हम आकार की बात करें तो क्या क्या उसमें अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। तो ठोस में जो है आकार निश्चित होता है, ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते। दूसरा है द्रव। द्रव में जिस भी बर्तन में हम उसको रखते हैं वो उसी का ही आकार ले लेता है, यानी उसका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता। जितने भी लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, जैसे पानी है। तीसरे नंबर पे गैस आती है। गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। फिर इसका आता है दूसरा पॉइंट, आयतन। जैसे ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो जो ठोस होते हैं इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। निश्चित आयतन होता है इनका, फिक्स होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। उसके बाद दूसरा है द्रव। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। तीसरे नंबर पे आती है गैस। कोई निश्चित आयतन नहीं, यह किसी बर्तन में रखी जाती है, किसी उसी का आकार और आयतन ले लेते हैं। तो गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये फैल जाती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। तीसरे नंबर पे है दृढ़ता और तरलता। ये दृढ़ होते हैं और बहते नहीं हैं। तो जैसे आपके पता है कि जैसे ईंट है, पत्थर है, तो ये काफ़ी दृढ़ होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ये बहते नहीं हैं जैसे पानी बह जाता है। दूसरा हमारे पास है लिक्विड। ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं और बह सकते हैं, यानी जो पदार्थ बह सकते हैं, ऊंचाई से नीचाई की तरफ बह सकते हैं, उसको हम तरल बोलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे गैस है। ये फ्लो कर सकती है, यानी बह सकती हैं ये भी। तो अब इसमें हमारे पास प्रश्न पार्ट नंबर 4, कणों के बीच आकर्षण बल। तो जो ठोस होते हैं, क्योंकि उसके कण सबसे नज़दीक होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें जो आकर्षण बल है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं द्रव। द्रव के कण थोड़े दूर होते हैं, तो उसके अंदर जो आकर्षण बल है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं गैस। ठोस और द्रव दोनों से ही इसमें जो आकर्षण बल है वो कम होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है कणों की स्थिति क्या है। कणों की स्थिति कि कितनी दूर हैं या कितने पास हैं वो। तो ठोस में जो कण होते हैं बिल्कुल पास होते हैं, उनके बीच में जो स्थान होता है काफ़ी कम होता है। दूसरा हमारे पास है द्रव। कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो जो द्रव के कण होते हैं उनके बीच में जगह ज़्यादा होती है ठोस के मुकाबले। तीसरे नंबर पे आता है कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। तो जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। छठा इसका पॉइंट है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम उसको कितना दबा सकते हैं। तो जो ठोस होते हैं इसको हम दबा नहीं सकते। अगर हम उसको सोचेंगे हम किस चीज़ से प्रेस करें, उसको दबाएं, तो वो दबेगा नहीं। जैसे पत्थर अगर उसको दबाएंगे तो उसका आकार नहीं बदलेगा, वो ऐसा का वैसा रहेगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं द्रव संपीडनीय। बहुत ही कम मात्रा में इनको हम दबा सकते हैं, इनको संपीडिता कर सकते हैं इसकी।
और तीसरे नंबर पे है इसमें गैसेस अत्यधिक, सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो होती है गैसेस के अंदर। ठीक है। जो इसका 7वां पॉइंट है विसरण। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता, तो इनमें विसरण जो है यानी अंतः मिश्रण होने की जो प्रकृति है उसको बोलते हैं विसरण। तो जो ठोस पदार्थ है अगर हमने आपस में रख दिया है, पास पास रख दिया है, तो अब आपस में मिक्स अपने आप नहीं होंगे, वो रखे रहेंगे ऐसे ही। लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रवों में ठोस और गैसों का विसरण हो जाता है। एक द्रव के अंदर अगर हम ठोस पदार्थ को डाल देंगे तो वो भी मिश्रित हो जाएगा, उसके अंदर गैस भी मिश्रित हो जाती है, तो इसके अंदर ये विसरण की क्षमता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है गैसेस। गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ हो, बहुत ही जल्दी, यानी जैसे हवा है, ठीक है, मिश्रण है गैसों का, तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेज हम कितनी भी मात्रा में कैसे भी करके मिला सकते हैं। तो सबसे अधिक जो मिश्रण है वो किस में होता है? गैसेज में होता है। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का ए पार्ट था। अब हम इसके निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी करनी है। अभी जो हमने गुण अभी पढ़े हैं ये, ठीक है, तो इसमें क्या मतलब होता है, उनका मीनिंग क्या है उसका। तो सबसे पहले है दृढ़ता, रिजिडिटी। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है उसको दृढ़ता बोलते हैं। यानी एक ऐसा गुण है किसी पदार्थ का जो अपने आकार को बदलने नहीं देता, उसका विरोध करता है, उसको बोलते हैं रिजिडिटी या दृढ़ता। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उसको वो दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते, उनका जो आकार है वो बदल जाता है। ठीक है। जैसे ईंट है, अगर हम उसको कहीं पे भी रख देंगे तो उसका आकार नहीं बदलेगा, तो वो दृढ़ होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, पदार्थ के कणों के बीच अधिक स्थान होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर पॉइंट में, ठोस के कणों के बीच में सबसे कम स्थान होता है, द्रव के कणों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्थान होता है, और गैसेस जो होती हैं उनके कणों के बीच में सबसे अधिक स्थान होता है। तो जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, बाह्य बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। देखो अगर उसमें पहले से स्पेस कम है, ठीक है, तो फिर उसके कण और पास नहीं आ सकते। तो जैसे ठोस होते हैं, ठोस में जो है संपीड्यता सबसे कम है क्योंकि उसके कणों के बीच में जगह है ही नहीं है, तो वो दबेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो पदार्थों के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव और गैस संपीडनीय होते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच में स्थान होता है। अगर हम उसको बाहर से दबाएंगे तो कण पास पास आ जाएंगे उसके, तो उसको उसको गुण को बोलते हैं संपीड्यता। तो गैसें सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती हैं। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, यानी ना के बराबर होती है, हम ठोस को नहीं दबा सकते, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जो घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो गैस है वो संपीड़ित करके यानी उसको कंप्रेस करके उसको भरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तरलता, फ्लूइडिटी। ये हम ऊपर वैसे सारे पढ़ चुके हैं। पदार्थ के बहने की प्रकृति को, कोई भी पदार्थ है वो एक हाई लेवल से लो लेवल तक बह जाता है वो, ठीक है ना। जैसे पानी है, अगर वो कहीं पे हम उसको डालेंगे तो जिस साइड में लो लेवल होगा, निचला एरिया होगा, उस साइड में वो बह जाता है। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस दोनों बह सकती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है। तो गैस जो है किसी भी दिशा में जा सकती है, जरूरी नहीं कि ऊंचाई से नीचाई, नीचाई से ऊंचाई पे भी जा सकती है, लेकिन जो द्रव होते हैं वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही जाते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, आकर्षण बल कम होता है। ठीक है। तो जिसमें आकर्षण बल अधिक होगा वो दृढ़ होंगे, उनमें तरलता बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं।
अगर हम किसी बर्तन में पानी डालेंगे तो वो नीचे से भरता हुआ आएगा, लेकिन गैस जो है पूरे बर्तन में इकट्ठी ही फैलेगी और बर्तन में पूर्णतः फैल जाती है। ऐसे ऐसे कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा व नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। तो ये इसके कुछ गुण थे जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इसका जो फीचर है, गुण है, वो है आकार यानी शेप। ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतराणिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसके कारण इसका निश्चित आकार होता है, तो वो बदलता नहीं है क्योंकि उनका जो फोर्स है, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है और वो उन कणों को पकड़ के रखता है, उनकी स्थिति को बदलने नहीं देता वो। जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है जिसमें उनको रखा जाता है और उनका आकार निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। पदार्थ के कणों की गति के कारण ऊर्जा जो है, अगर कोई भी पदार्थ हो, अगर वो बहता है, जैसे हवा बहती है, जल बहता है, तो किसी भी वस्तु के बहने के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, जैसे जो हवा होती है तो कितनी तेज़ अगर आंधी चलती है तो किसी को भी वो तोड़ सकती है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऐसे ही जो बहता हुआ पानी होता है उसके रास्ते में भी जो आता है वो उसको तोड़ देता है क्योंकि उसके अंदर भी गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है, ये कण तेज़ी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम और ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी? गैस में होगी। उससे कम किस में होगी? द्रव में होगी। और सबसे कम किस में होती है? ठोस के कणों में होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है घनत्व। ये हम पहले भी शुरू में हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था आगे। तो घनत्व, डेंसिटी, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कोई पदार्थ प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना भी वो पदार्थ आएगा, ठीक है, उसका जितना भी द्रव्यमान होगा उसको हम उसका आयतन बोलेंगे। ये इसका सूत्र है घनत्व द्रव्यमान भाग आयतन, यानी D डेंसिटी, M मास, V वॉल्यूम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए 3 के बारे में बताया, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जो है इनका घनत्व अधिकतम होता है, ठोस का अधिकतम हो गया, उससे कम घनत्व द्रव का होता है और उससे कम किसका होता है? गैस का होता है। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है इसको। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें हमने कारण बताना है कि भी ऐसा क्यों होता है। जैसे ए है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे है, गैस के कणों की अधिक गतिज ऊर्जा होती है, इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है और जिसे बर्तन में रखी जाती है उसी में पूरी तरह से भर देती है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि उसके बीच में जो है आकर्षण बल कम होता है, उसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, तो वो किसी भी दिशा में, बर्तन में किसी भी दिशा में वो जा सकती है, इसको पूरा भर देती है। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। अब देखिए इसका ये बी पॉइंट है, ये वाला। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। तो गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है तो वो किसी भी दिशा में, ठीक है, और कितनी भी तेज़ी से जा सकते हैं। इस कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो कण तो जा रहा है किसी भी दिशा में, अगर आगे बर्तन की दीवार आएगी, सतह आएगी, तो उसके साथ टकरा जाएगा वो। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो वो जैसे उसके टकराएगा तो उसके ऊपर दबाव डालेगा वो। तीसरा पॉइंट है ये लकड़ी की मेज़ ठोस। ये इसमें ऊपर वाला पार्ट बताया गया है तीसरा, कि लकड़ी की मेज़ जो है वो ठोस होती है। वो क्यों है ऐसा? ठीक है, इसमें आगे पता करते हैं। ये है पॉइंट नंबर
सी, लकड़ी की मेज़ ठोस क्यों है? ठीक है, क्योंकि वह एक दृढ़ वस्तु है और उसका आकार और आयतन निश्चित है, इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं, कण संपीड़ित नहीं होते, उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, वो बहते नहीं हैं। तो ये सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज़ एक ठोस पदार्थ है। तो यानी उसके किस प्रकार के गुण हैं उससे ये पता चलेगा वो किस प्रकार का वस्तु है। डी पॉइंट, हवा में हम आसानी से अपना हाथ हिला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो अब इसमें देखिए ये वाला पॉइंट है कि अगर हम हवा में ईजिली हम अपना हाथ हिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा के कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, तो वो खाली स्थान है उसमें से हमारा हाथ आसानी से निकल जाता है और उसके कण दूर दूर होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। तो अगर कण दूर दूर हैं तो उसमें जो आकर्षण बल है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण बल कम है तो कणों को हम आसानी से हटा पाएंगे। ठीक है, बाह्य बल हमें कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ठोस की, अब ठोस के जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, उसके कारण वो दृढ़ होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा कि वो कराटे के एक्सपर्ट होते हैं वो भी सारा काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। बिल्कुल हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का कम होता है और गैसेस का सबसे कम होता है। लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को, ये बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो ऊपर क्यों तैरता है फिर? ठीक है, बर्फ़ तो ठोस है और जो पानी है वो द्रव है। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें देखिए, बर्फ़ पानी में जमने से बनती है। बिल्कुल, अगर हम पानी को फ्रिज में रखेंगे, यानी जो पानी है वो द्रव है, जब हम उसको ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो ठोस बन जाएगा। ठीक है, उसके कण पास पास आ जाते हैं, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। ठीक है, यह पिंजरे की तरह केज लाइक संरचना बन जाती है, यानी जो बर्फ़ बनती है देखने में हमें वो ठोस लगती है, लेकिन उसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्थान होता है। ठीक है, तो जिसके इसका आयतन जो है उसी उतनी ही मात्रा में जल से अधिक हो जाता है। तो उसके अंदर गैसेज होती हैं, तो जैसे तो आयतन बढ़ने से जो है घनत्व जल से भी कम हो जाता है, इसलिए जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं।